वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। राठौर पैलेस जिसके शान शौकत दूर से सबका मन मोहने के लिए काफ़ी थी, वहीं राठौर पैलेस दिल्ली के सबसे अमीर परिवार का घर था। राठौर पैलेस परसों से आज तक ऐसा ही था, बस इसका रेनोवेशन करा के इसको नया लुक दे दिया गया था। राठौर पैलेस में ना जाने कितनी जनरेशन आई थी और कितनी गई थी। उनमें से एक थे राणा राठौर, जिनके दो बेटे थे, अभिमन्यु राठौर और राजीव राठौर। इस परिवार में काफ़ी खुशियाँ थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था और फिर एक बम ब्लास्ट में राणा ठाकुर और अभिमन्यु ठाकुर की पूरी फैमिली खत्म हो गई। अब पूरा राज्य राजू राठौर के हाथों में चला गया था और उस दिन से शुरू हुई राठौर के हाथों दुनिया की बर्बादी। अभिमन्यु और दिया दोनों ही अपनी बच्ची को राजू के हाथों छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब किसी को पता नहीं था उनकी बच्ची कहाँ थी। पता था तो सिर्फ राजू और रीमा के बच्चों का, जो दिल्ली के रईस थे, जो राजा महाराजा के खानदान से आते थे। राजू और रीमा का बड़ा बेटा अमेरिका में था और छोटा बेटा इंडिया में। उनकी दोनों बेटियां भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। आज फिर से राठौर पैलेस रोशनी और फूलों में नहाया हुआ था। ढेरों सारी मीडिया और लोग इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि आज राजीव और रीमा का बेटा चेतन वापस लौट रहा था। लड़कियां उससे मिलने को बेताब थी। आखिरकार राठौर परिवार का बेटा और इस राज्य का मालिक वापस लौट रहा था, इसलिए हर तरफ शहनाई की गूंज रही है। वहीं महल के अंदर रीमा महंगी साड़ी में तैयार होकर किसी रानी की तरह अपनी कुर्सी पर बैठी थी और उसके आसपास सर्वेंट की फौज सर झुकाए खड़ी थी। रीमा अपनी छड़ी पटकते हुए गुस्से और नफरत से बोली, आज मेरा बेटा सालों बाद घर आ रहा है और तुम्हें अभी भी उस मनहूस की बातें सूझ रही है। नहीं खाती तो कोड़े बरसाओ, मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन उसकी गर्दन से पानी का घूंट ओढ़ने वाला अंदर जाना चाहिए। समझ आया, जिस दिन के लिए उसको जिंदा रखा था वो दिन आने ही में कुछ ही दिन बाकी है। मुझे वे लड़की कैसे भी सही चाहिए। रीमा ने फिर से छड़ी पटकी और चिल्लाते हुए बोली। रीमा की चीख पे सब जल्दी से इधर उधर हो गए थे, लेकिन रीमा का चेहरा गुस्से से जल रहा था। वहीं राठौर पैलेस की 5वीं मंजिल पर, जहां सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं, उस अंधेरे में एक कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। उस रोशनी में बेहद नाजुक सा वजूद एक पतला सा कंबल लपेट के सोया हुआ था। तभी कमरे में जलती मोमबत्ती अचानक बुझने लगी थी और मोमबत्ती को बुझते देख उस नाजुक से वजूद में एक हरकत हुई थी और उसने जल्दी से अपना कंबल नीचे कर दिया। ये कोई लड़की थी जिसका सुर्ख सफ़ेद रंग लाल हो गया था। उसके लंबे बाल जूड़े में कैद थे, उसके अवाकेडो ग्रीन आइज हल्की हल्की हिलने लगी थी। ये लड़की कोई और नहीं, क्यारा राठौर थी, राठौर फैमिली की इकलौती वारिस, जिसको राजू और रीमा ने 21 साल से इस खाने में कैद किया था, जिसने बाहर की दुनिया सिर्फ अपनी एक खिड़की से देखी थी। इसके अलावा उसको इस दुनिया का कुछ भी नहीं पता था। क्यारा के माँ बाप इस दुनिया से तब चले गए थे जब मैं महज 2 साल की थी। 2 साल में 5 साल तक उसने अपनी ज़िंदगी इस महल में काटी थी, लेकिन 5 साल से आज तक वो इस कमरे में कैद थी। उसको नहीं पता था अभिमन्यु और राणा ठाकुर अपना पूरा राज्य क्यारा के नाम कर गए थे, क्योंकि राणा ठाकुर को बुढ़ापे में इस बात का अंदाजा हो चुका था। राजू राठौर कोई अच्छा इंसान नहीं थे, लेकिन राजू राठौर को ये बात राणा राठौर और अभिमन्यु राठौर के मरने के बाद पता चली थी। अब उनके पास क्यारा को जिंदा रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए आज तक क्यारा इस तहखाने में बंद थी। उसको नहीं पता था ये दुनिया कैसी दिखती है। उसको लगता था ये पूरी दुनिया बस उसकी एक खिड़की में समा चुकी है, इसके अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं। अभी भी मोमबत्ती बुझने से मासूम क्यारा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। क्यारा ने खिड़की का पर्दा हटा के सामने देखा तो फिर से उसके सामने वे पेड़ आ गया जिस पे उसकी दोस्त, उसकी छोटी छोटी पर वाली चिड़िया चहचहाती थी। क्यारा अपने ख्यालों में गुम थी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी कि बेटा आपका लंच। क्यारा ने मीठी आवाज़ पर पीछे देखा तो उसको जानी पहचानी शक्ल नजर आई। एक यही तो चेहरा था जिसको वो बचपन से जानती थी, वरना और 2-3 लोग थे वो हमेशा उसको मार के जाते थे। क्यारा उस आवाज़ पर जल्दी से उस औरत के पास जाकर उसके गले लग गई। ये औरत जिसका नाम उमा था, बचपन से लेकर अब तक क्यारा को उन्होंने ही संभाला था। बाहर की दुनिया की 1-2 बातें भी क्यारा को उमा ने ही बताई थी। क्यारा की नज़रों में उमा की, उसकी माँ बाप और सब कुछ थी। आज भी क्यारा उमा से रोते हुए शिकायत कर रही थी, मापी देखो ना, फिर से अंधेरा हो गया। अंधेरे से क्यारा डरती है, क्यारा ने आंखें मूंद के कहा तो उमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उमा ने क्यारा को देखा, गोरा रंग, पतली सी नाक, गुलाबी होठ, एवाकोडो ग्रीन आइज, उस पे लंबी और पतली नाजुक सी क्यारा, जो एक बार उसको देख के अपना सब कुछ क्यारा पे ही लुटा दे। लेकिन आज इस मासूम का राजू और रीमा ने क्या हाल कर दिया था, ये सोच के ही उमा की आंखें भीग गई थी। उमा ने क्यारा का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से उसको अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या आप पहले खाना खाएगी, उसके बाद यहाँ रोशनी बताइए खाएगी ना। उमा की बात पे क्यारा ने जल्दी से हाथ में सर हिलाया तो उमा क्यारा को जल्दी जल्दी निवाले देने लगी थी। वो जानती थी अगर आज क्यारा ये खाना ना खाती तो फिर से उसके नाजुक बदन पे कोड़े बरसाए जाते। यही सोच के उमा की रूह कांप गई थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था
आखिर कौन ही वो इंसान होगा जो क्यारा को यहाँ से निकालेगा, या फिर उम्र भर क्यारा बस इस जुल्म को सहती रह जाएगी। स्काई आइलैंड। एक बड़े से सोफे पे दो शेर बड़े ही आराम से बैठे हुए थे, जिनमें से एक व्हाइट लेपर्ड और दूसरा ब्लैक पैंथर था। दोनों शेरों के बीच एक आदमी टांग पर टांग रखे बैठा था। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि आसपास बैठे शेर भी खामोशी से अपने मालिक के बोलने का इंतजार कर रहे थे। यह आदमी कोई और नहीं, एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर आरोन वार्नर था, जिसके नाम से ही लोग बौखला जाते थे। आरोन वार्नर गोरा रंग, डार्क लिप्स, सिल्वर आइज, लंबा चौड़ा बदन, उस पे उसके एब्स जो व्हाइट शर्ट में साफ दिख रहे थे, उसके मेसी हेयर जो उसके माथे पर पड़े थे। आरोन वार्नर की आंखें एकदम शांत और कोल्ड थी। उसके हाथों की नसें साफ दिख रही थी। उसके हाथों में दो रिंग्स थे जिन पर शेर बने हुए थे। अभी तक आरोन वार्नर को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वे ऐसा नाम था जिसको देखना अपनी मौत के दर्शन करने जैसा था। आरोन वार्नर को गैंगस्टर की दुनिया में लोग वायलेट डेविल्स के नाम से जानते थे, जिनकी अपनी एक माफिया गैंग थी। किसी को आरोन का असली नाम नहीं पता था। गैंगस्टर के लिए ये सिर्फ वायलेट डेविल्स की गैंग का लीडर था। वही बिजनेस की दुनिया में आरोन वार्नर नाम नहीं ब्रांड था, ऐसा ब्रांड जिसका टैग कहीं लग जाए तो आदमी हो या कोई चीज़ वे हीरा बन जाती थी। आरोन वार्नर हर साल बिजनेसमैन का खिताब अपने नाम करता आया था। उसके अराइवल उसका चेहरा देखने को तड़प जाते थे, लेकिन वह किसी के सामने आने की कोशिश नहीं करता था। आज भी आरोन वार्नर अपने आइलैंड पर बैठा सामने स्क्रीन को देख रहा था जो पूरी दीवार पर लगी थी। उसके पीछे उसकी ही गेम मेंबर के आर्यन, राहुल, साइमन और राघव खड़े थे, जो उसकी उंगलियों को देख रहे थे। स्क्रीन पर रिपोर्टर बड़े ही जोश के साथ वायलेट गैंग का जिक्र करते हुए कह रही थी, तो देखा आपने कैसे वायलेट गैंग फिर से डायमंड और ड्रग्स लेकर गायब हो गए। आखिर कौन है वायलेट गैंग? क्या फिर से वायलेट गैंग को कोई नहीं पकड़ पाएगा? क्या फिर से वायलेट डेविल्स फरार हो जाएंगे? आखिर कितने लोगों की जान ली है वायलेट डेविल्स ने? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इतना कह के न्यूजेन का चुप हो गई थी। तभी अचानक अरुण ने अपना फ़ोन उठाया और सामने स्क्रीन पर दे मारा, लेकिन ना तो स्क्रीन का कुछ बिगड़ा ना ही फ़ोन का। लेकिन इतना तय था, अब किसी की शामत आने वाली थी। स्काई आइलैंड। आरोन गहरी नजरों से स्किन को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने ब्लैक पैंथर पे था। तभी रुहेल धीरे से आरोन के आगे आई पैड करते हुए बोला, आरोन मैंने अच्छे से चेक करा है, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे हमारा शक किसी पर जा सके। आई थिंक शायद इस बार हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रुहेल की बात पर आरोन ने तीखी नजरों से रुहेल को घूरा और अचानक उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। आरोन के खड़े होते हुए उसके गार्ड अटेंशन में खड़े हो गए थे, लेकिन आरोन की नज़र अपने ब्लैक पैंथर पे थी। राघव जो काफी देर से शांत था धीरे से बोला, आरोन आई थिंक हमें चलना चाहिए। ड्रग्स अपनी सही जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज पेरिस से एक शिप आने वाला है और उसमें कोकॉन और वीड्स आने वाली है। राघव की बात पे आरोन ने अपनी नीली नजर ऊपर उठाई और अपनी गन लोड करते हुए बेहद ही कोल्ड वॉइस में बोला, आधा घंटा 5 मिनट 2 सेकंड, इतना टाइम तो मैंने अपनी जिंदगी में खुद को भी नहीं दिया, लेकिन सोचा था इतने टाइम में अपनी वफादारी निभाओगे और असलियत बताओगे। बट सो सैड, यू लॉस्ट योर लाइफ। इतना कह के आरोन ने अपनी गन सामने खड़े गार्ड पे कर दी और एक तेज आवाज प्योर रूम में गूंज गई। आरोन ने सामने देखा तो गार्ड को तो कुछ भी नहीं हुआ था, वे एकदम ठीक था, लेकिन साइमन की बॉडी नीचे गिर चुकी थी। गिरते हुए भी उसके चेहरे की हल्की मुस्कान सबने देखी थी। राघव हैरानी से बोला, साइमन, क्या ये कुछ सब साइमन ने किया है? लेकिन आरोन अभी राघव कुछ कहने वाला था जब अचानक ही आरोन ने हाथ उठाकर उसको घूरा और गुस्से से बोला, नो मोर क्वेश्चन। आरोन की बात पे सब चुप हो गए थे। आरोन ने अपनी गन वहीं फेंकी और अपने लेपर्ड को देख के उसके सर पे हाथ फेरा। वो बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में बोला, गो हैव योर डिनर बैड बॉय। इतना कह के आरोन बाहर की तरफ चला गया था और उसके पीछे उसका काफिला भी चल दिया था। थोड़ी देर में आरोन के गहरे कदम एक अंधेरे कमरे में पड़े थे जहाँ काफी सारे लोगों को बांधा हुआ था। आरोन का ऑरा महसूस करके वहां के लोगों के अंदर एक कपाहट आ गई थी। सबकी नजरें झुक गई थी। आरोन को देख के सबने अपना सर झुका लिया था। तभी वहां खड़ी लड़की धीरे से सर झुका के बोली, इवनिंग प्रेसिडेंट, ये सब घुसपैठिए जो आज स्काई आइलैंड में घुसते पाए गए हैं। लड़के की बात पर आरोन की गहरी नजरें फिर से ठंडी हो गई और उसने एक नज़र सबको देखा। ये दो लोग थे जिनमें एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा हॉट थी और एक लड़का था जो दिखने में ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन यहाँ उनकी हालत गली के कुत्तों के जैसी हो गई थी। आरोन ने अपनी नज़रें घुमा के चारों देखा और गुस्से से बोला, गेट आउट। उसकी बात सुनते ही सब डर से बाहर चले गए थे। अब कमरे में सिर्फ वायलेट डेविल्स और वे दो लोग थे। आरोन ने अपने साथ खड़े 3 लोगों को देखा और अपनी किंग चेयर पर बैठते हुए बोला, लेट्स स्टार्ट। उसके कहते ही राहुल और राघव लड़के की तरफ बढ़ने लगे थे। राघव ने साइड पर पड़ा चाकू उठाया और लड़के की तरफ बढ़ने लगा। लड़का डरने लगा था, लेकिन अब तब तक राघव उसके बेहद करीब पहुंच चुका था। राघव ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और थोड़ी देर में उसके हाथों को नाखून उसके हाथों से जड़ से अलग कर दिए थे। अचानक कमरे में दर्दनाक चीख गूंज उठी थी। ये एक ऐसी चीख थी जिससे लड़की भी पूरी तरह चीखने लगी थी। पहले तो वह लड़की खुश थी क्योंकि उसने आज आरोन वार्नर को देख लिया। वो आरोन वार्नर जिसकी दुनिया दीवानी थी, लेकिन उसको यहाँ
आरोन वार्नर की पूरी गैंग बहुत ज़्यादा होट लगी थी, लेकिन उसके कारनामे देख के लड़की की जान निकल गई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वे क्या ही करे। वहीं आरोन बड़े आराम से अपनी चेयर पर अपना सर रखते हुए बोला, हिज स्क्रीन शुड रीच हियर। मुझे अभी भी कोई आवाज़ नहीं आई। आरोन की बात पर रूहेल ने एक नज़र उस आदमी को देखा और अचानक ही उसके जिस्म के हर एक हिस्से को अलग कर दिया। आरोन का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। आरोन ने अपना सर उठा के उस आदमी को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने कहा था उसकी चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए। तुमने तो उसको चीखने तक का मौका नहीं दिया। आरोन की बात पर रूहेल अपना खून खून से सना चेहरा साफ करते हुए बोला, क्योंकि उसने स्काई आइलैंड के जानवरों को मारने की कोशिश की है और हमारे लोग या हमारे जानवर, उन्हें जो भी छुएगा उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। इतना कह रूहेल ने अपना सिर झुका लिया। रोहेल की बात पे आरोन ने अपना सर तिरछा करके लड़की को देखा जो उसको ही घूर रही थी। अभी तक वो आरोन की हॉटनेस की दीवानी हुई जा रही थी, लेकिन अब उसको आरोन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसको लगा था जैसा उसने अपने लोगों से सुना था, आरोन वार्नर वैसा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो और लोगों की तरह वो भी उसकी खूबसूरती से दीवाना होकर उसको अपनी रातें गुजारने के लिए चुन लेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर से आरोन की नीली आंखें, बेयर चेस्ट, उसके ब्राउन लिप्स उस लड़की को अट्रैक्ट कर रहे थे। उसको लगता था वे हमेशा लड़कों को पागल करती है, लेकिन आज आरोन वार्नर बिना उसकी तरफ देखे उसको दीवाना कर रहा था, या वे खुद ही दीवानी हो रही थी। लड़की को सोच में देख आरोन शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, हे कम हियर लिटिल स्पाई। आरोन की बात पे लड़की अपने धड़कते दिल को काबू करके जल्दी से आरोन के पास चली गई थी। अभी तक उसको लगता था आरोन वार्नर बेहद खतरनाक है, लेकिन जब आरोन वार्नर ने उसको इतने प्यार से बुलाया तब लड़की को लगने लगा था आरोन वार्नर इतना भी बुरा नहीं, और वे अपने दिल को काबू में करके धीरे धीरे उसके पास जाने लगी थी। जब आरोन फिर से चीखा, फास्ट। आरोन की बात पर लड़की जल्दी जल्दी चलने लगी थी और कुछ ही सेकंड में आरोन के पास पहुंच गई थी। आरोन ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना एक्सप्रेशन के बोला, कितने लोगों को मारा है। आरोन की बात पर लड़की की हालत फिर से टाइट हो गई थी। वह लड़की जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे बस आपको देखना था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना मैं सपने में भी आपके सामने नज़र उठाने की नहीं सोच सकती। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप कहे तो मैं आपको सेटिस्फाई कर सकती हूँ। लड़की ने दूसरे तरीके से बाजी पलटने की सोची थी, लेकिन वो भूल गई थी उसके सामने आरोन वो था जिसकी सोच वहाँ से शुरू होती थी जहाँ से दुनिया सोच के थक जाती थी। लड़की की बात पे आरोन ने उंगली से इशारा किया तो उसकी गैंग के मेंबर बाहर चले गए थे। अब सिर्फ वो लड़की और आरोन वहाँ थे। आरोन ने तिरछा मुस्कुराकर लड़की को देखा और अपनी चेयर को मुंह करते हुए बोला, तो तुम मुझे खुश करोगी, इतने गट्स है तुम में। आरोन की बात पर लड़की धीरे से बोली, कोई शक प्रेसिडेंट। लड़की की बात पर आरोन जोर से हंसते हुए बोला, ऐसी कोई लड़की दुनिया में पैदा नहीं हुई जो आरोन वार्नर को खुश कर सके। आरोन की बात पर लड़की जल्दी से बोली, वो तो आज पता चल जाएगा प्रेसिडेंट। उसकी हिम्मत देख के आरोन के चेहरे पर फिर से कोल्ड एक्सप्रेशन आ गए थे, और इससे पहले वो लड़की आरोन के करीब आती आरोन की स्पेशल बुलेट उसकी बॉडी पर होल करके निकल गई थी और फिर से कमरे में सन्नाटा छा गया था। आरोन एक नज़र लड़की को देखते हुए बोला, जो मेरी मिस्ट्रेस बनने के लायक भी नहीं वह मुझे खुश करेगी, नोट पैड। इतना कहकर आरोन ने अपनी बुलेट वहीं फेंकी और बाहर निकलते हुए एक नज़र राघव को देख के अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, यह तोहफा अटलांटिस को भिजवा देना, और याद रखना जितने हमारे लोग खत्म हुए हैं उतने ही टुकड़े इसके जिस्म के होने चाहिए। इतना बोल के आरोन ने अपनी व्हाइट शर्ट देखी जो हल्की गंदी हो गई थी और अपनी ठंडी नज़र सब पर डालकर बाहर निकल गया था। उसके जाते ही सबने गहरी और ठंडी सांस ली थी। नई दिल्ली राठौर पैलेस। कियारा ने कहाना खत्म कर दिया था और अब कियारा उमा की गोद में सर रख के लेटी थी जब अचानक से किसी की छड़ी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अचानक उस आवाज़ से कियारा जल्दी से उमा की साड़ी में छिप गई थी। उमा भी जानती थी अब क्या होने वाला है, इसलिए उसने अपने दिल को मजबूत किया और कियारा से अपना पल्लू छुड़वा के बिस्तर से उतरने लगी। लेकिन कियारा ने अब तक उमा को नहीं छोड़ा था। उमा ने उम्मीद से कियारा को देखा और प्यार से बोली, नहीं बच्ची, मैं शाम को आऊंगी, अभी बड़ी मालकिन तुमसे मिलने आई है, उनसे बातचीत करो। इतना कहकर उमा जबरदस्ती उठकर चली गई थी। वहीं कियारा मासूमियत से उमा को देख रही थी। उसकी बेहद धीमी धीमी आवाज़ निकल रही थी जिससे वे बार बार कह रही थी, मापी कियारा को छोड़ के मत जाओ। कियारा डरती है लेकिन उमा मजबूर थी। थोड़ी देर में कमरे में अंधेरा हो गया था और एक मोटी सी औरत छड़ी पटकते कियारा के पास आ गई थी। कियारा धीरे से बोली, चाची। कियारा अच्छे से जानती थी ये उसकी चाची है क्योंकि ऐसा उसको उमा ने बताया था। कियारा की आवाज़ पर रीमा गुस्से से बोली, बकवास बंद कर, मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। कल शाम पार्टी है और कल ही तुझे पेपर साइन करने हैं, समझी? याद है? कौन से पेपर? रीमा की बात पे कियारा धीरे से बोली, वो पेपर जो मॉम डैड ने आपके लिए रखे थे। हाँ सही समझी। कियारा की बात पर रीमा खुश होते हुए बोली, लेकिन कियारा का अगला जवाब उनको अंदर तक जला गया था। रीमा नफरत से बोली, फिर से कहना क्या बोली? तो कियारा धीरे से बोली, वो पेपर्स मेरे हैं और मैं उन पर साइन नहीं करूंगी। मुझे पता है मॉम डैड ने वो मेरे लिए भी छोड़े थे।
क्यारा की बात पर रीमा ने गुस्से से क्यारा का जबड़ा पकड़ा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, किसने सिखाया तुझे ये सब तुझे ये बोल, किसने सिखाया? तेरी इतनी औकात नहीं तू मेरे सामने जुबान खोले। मेरे टुकड़ों पर पलने वाली। रीमा आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए चिल्लाई तो क्यारा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, क्यारा को दर्द होता है, छोड़ो। माँ भी कहाँ हो आप? क्यारा दर्द से चिल्लाई तो उमा भागती हुई अंदर आई। क्यारा को देख के उमा जल्दी से बोली, मालकिन छोड़ दीजिए, बच्ची है, दर्द हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। उमा रोते हुए बोली तो रीमा ने क्यारा को धक्का दिया और नफरत से बोली, अच्छा दर्द होता है, सच में दर्द होता है, तूने सिखाया इसको, ये इतनी जुबान तूने चलवाई इसकी। रीमा ने एक जोरदार थप्पड़ उमा को दे मारा, क्योंकि उमा ही तो थी जो यहाँ आती थी और रीमा ने उमा से ही बोला था वे उसको पढ़ना लिखना सिखा दे, ताकि अगर कोई कोर्ट कचहरी का काम हो तो किसी को ये ना लगे। राजीव और रीमा ने क्यारा के साथ क्या क्या किया और इसके लिए रीमा ने एक टीचर भी अपॉइंटमेंट की थी। क्यारा उमा की हालत देख के जल्दी से बोले, नहीं चाची, क्यारा को ये बात टीचर ने बताई थी, मापी ने नहीं। सॉरी, आप मापी को छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगी साइन। क्यारा की बात पे रीमा मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा तूने, अगर नहीं करेगी तो तेरी जान हलक से निकाल दूंगी, समझी? इतना कहकर रीमा दोनों को देख के चली गई थी और क्यारा उमा के गले लग गई थी। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस। उमा प्यार से क्यारा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्यारा बेटा, आप समझती क्यों नहीं? मैंने आपको ये सब बातें इसलिए बताई थी ताकि आप चाची के सामने करें। बेटा, ये बातें आपको भी अपने दिल में रखनी है, ये बातें आपको कोर्ट में बोलनी है। आप जानती हैं ना, कल आपके लिए कितना स्पेशल दिन है। उमा की बात पर क्यारा ने हाँ में सिर हिलाया और सोने के लिए लेट गई। उसका चेहरा, जिसको धुले हुए भी आज 10 दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी गोरी रंगत पर कोई असर नहीं हुआ था। अभी भी उसका गोरा रंग वैसे ही दमक रहा था। जब भी क्यारा किसी बात से मना कर देती तब तब रीमा उसे सजा के तौर पर या तो नहाने नहीं देती थी या उसको अंधेरे में रहना पड़ता था। उसकी सजा भी उसी की तरह अजीब होती थी और ये बात उमा अच्छे से जानती थी। लेकिन इस बार क्यारा ने जो किया था उसकी सजा बहुत भयानक होने वाली थी। लेकिन कल की पार्टी की वजह से रीमा चुप थी। उमा ने गहरी सांस ली और क्यारा के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। जब उमा को लगा क्यारा गहरी नींद में जा चुकी है, तब जाके उसने क्यारा के ऊपर कंबल ढका और कमरे में 3 मोमबत्ती और लगा के सोने के लिए चली गई, क्योंकि क्यारा रात को अंधेरे में बहुत डरती थी और किसी को उसके पास सोने की इजाजत नहीं थी। रीमा ने क्यारा को इसलिए पढ़ाया था ताकि जब भी कोर्ट में साइन करने की बारी आए तो क्यारा साइन कर दे और सबको लगे उसके चाचा चाची ने क्यारा को बाकी काफ़ी पढ़ाया लिखा है। ये बात उमा अच्छे से जानती थी, इसलिए उमा ने इस बात का फ़ायदा उठा क्यारा को घर में रहकर अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवाई थी। क्यारा की मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वह हमेशा चीज़ों को समझ जाया करती थी। लेकिन कहते हैं ना, नॉलेज और एक्सपीरियंस में काफ़ी फ़र्क होता है और यह बात क्यारा के साथ भी थी। उसको समझ तो आने लगा था, लेकिन बाहर की दुनिया उसने खिड़की के थ्रू ही देखी थी, इसके अलावा और कुछ उसको नहीं पता था। इसलिए अभी भी उसके अंदर का डर गायब नहीं हुआ था। वहीं उमा क्यारा को कमरे को अच्छे से बंद करके अपने कमरे में आ ही रही थी, जब अचानक उसको रीमा की छोटी बेटी अरमा का गेट हल्का खुला हुआ मिला। उमा ने गुस्से से एक नज़र अरमा के कमरे को देखा और अपने दिल में गालियां देती जा नहीं वाली थी, जब अचानक उसके कानों में अरमा की आवाज़ सुनाई दी। अंदर से अरमा की सिसको की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। शायद अंदर कोई अरमा के साथ था। अरमा लड़के के बालों में उंगलियां फंसाते हुए बोली, कैसे आना हुआ अरुण? अरुण, जो कि पूरी शिद्दत से अरिमा को प्यार कर रहा था, इस बार अरमा के बालों से खेलते हुए बोला, जस्ट शटअप, अब तुम कंटिन्यू करो। इतना कहकर अरुण ने अरुमा को अपने पास लेटा दिया था। बाहर खड़ी उमा अपनी गर्दन अफसोस से हिलाते हुए जाने ही लगी थी, जब अचानक उसके कानों में अरुण की आवाज़ पड़ी। अरुण अपनी गहरी सांसों से अरिमा को देखते हुए कह रहा था, तुमने कहा था तुम मुझे अपनी उस नाजायज बहन को दोगी। वॉट अबाउट द डील बेबी? अरिमा ने एक पल को रुक कर अरुण को देखा, फिर उसके सीने पर अपने हाथ फिराते हुए बोली, इतनी भी क्या बेताबी, अभी मेरे साथ रह लो, उसके बाद उसके साथ रह लेना। अरिमा की बात पर अरुण उसको अपने आगे करके गुस्से से बोला, मुझे वे अभी चाहिए। तुमने मुझे अब तक उसको एक झटक नज़र देखने तक नहीं दिया और तुम कहती हो जल्दबाजी क्या है? मुझे वे लड़की अभी चाहिए, समझी तुम? आई वांट हर वेरी बैडली। अरुण अभी गुस्से से बोला तो अरिमा उस पर शांत हो गई थी और अरुण भी उसके बराबर में लेट गया था। वहीं उमा के कान क्यारा का जिक्र सुनकर खड़े हो गए थे। उसके दिल में कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था और उसका ख्याल अरिमा की अगली बात पर सच हो गया था। अरुण गुस्से से अरिमा को देखते हुए बोला, तो ये काम अभी कर देते हैं ना? चलो, ऊपर फ्लोर पर रहती है ना वो, चलो चलते हैं, आज मैं उसको देख के रहूंगा। अरुण की बात पर माँ खुद को शांत करते हुए गुस्से से बोली, अरुण प्लीज यार, डोंट बी हो लाइक ए प्ले बॉय, तुम थोड़ा सब्र करो। कल शाम बहुत बड़ी पार्टी है और कल शाम में मैं और रायमा दीदी राठौर पैलेस की राठौर परिवार की नई क्वीन बन जाएंगे और मॉम ने कहा है कल उसका चैप्टर एंड हो जाएगा, तो तुम कल तक का वेट करो, सिर्फ आज की रात। उसके बाद कल वो पार्टी से पहले पेपर पर
साइन कर देगी और पार्टी में मेरा और दी का राज तिलक हो जाएगा। उसके बाद मैं कवीन, तुम किंग और हमारा अपना किंगडम। क्या तुम उस ताज के लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकते? अरमा की बात पर अरुण उसके होठों को छूते हुए बोला, ओके, सिर्फ आज की रात, उसके बाद मुझे वो लड़की मेरे साथ चाहिए। अरमा अपने हाथों से अरुण के गालों को छूते हुए सिडक्टिव वे में बोली, पर एक शर्त है, तुम्हें परसों सुबह तक उसको मारना पड़ेगा, समझ आया? वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, वरना हमारे लिए खतरा हो जाएगा। बस एक बार वे साइन कर दे, उसके बाद ये सब हमारा ही तो है। इतना कहकर फिर से अरमा की सांसें गूंजने लगी थी, क्योंकि अरुण उसके पास आ गया था। लेकिन बाहर खड़ी उमा का दिल जोर से धड़क उठा था। बड़ी मालकिन ने तो कहा था कियारा को अनाथ आश्रम में छुड़वा देगी, तो वह सब झूठ था। उन्होंने कहा था अगर पेपर साइन कर देगी तो उसके आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी और उसका राठौर परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो सब गलत था, और ये गलत उमा कैसे होने दे सकती थी? आखिर कियारा को बचपन से एक माँ की तरह पाला था उसने। क्या इसलिए मैंने कियारा को पाला था ताकि वे एक दिन मेरी बच्ची को मेरी आंखों के सामने मार सके? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। कियारा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने बड़ी मालकिन का नमक खाया है। बड़े मालिक ने उस वक्त मेरी मदद की थी जब मैं एक बेसहारा औरत थी, दर दर भटकती हुई एक औरत को बड़े मालिक ने सहारा दिया था। मेरी कियारा मेरे सामने जन्मी थी। बड़ी मालकिन ने कितने इज्जत से नन्ही कियारा को मेरे हाथों में रख के कहा था, मैं आज से उसकी मापी हूँ, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। क्या मैंने आज तक अपनी नन्ही कियारा को इसलिए बड़ा किया था, ये दिन देखने के लिए बड़ा किया था? मैं बड़े मालिक और बड़ी मालकिन को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी? मैं नहीं। उमा, ये सोचने का वक्त नहीं। आज अगर कियारा के लिए मुझे जान नहीं भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। ये सोच के उमा ने अपने आंसू साफ करे और लिफ्ट के अंदर चली गई। उसने अपने दिल में फैसला कर लिया था, भले उसके लिए यह बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी कियारा को बचाने के लिए उसको ये फैसला लेना पड़ा था। स्काई आइलैंड, वहीं दूसरी तरफ स्काई आइलैंड की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई थी। आरोन का काफिला बीच के एकदम साइड में खड़ा था और सामने से 4 जहाज उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। आरोन ने एक नजर राघव को देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, और कितनी देर बाकी है? आरोन के कहने पर आरुहेल जल्दी से बोला, आरोन, जस्ट 5 सेकेंड, लेकिन इससे हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। एक बार सोच लो, एक बार सिर्फ को यहाँ आने दो। उसके बाद उसके जाते हुए शट रोहेल ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी जब आरोन की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, जितना कहा जाए वो करो। आरोन की बात पर सबने एक दूसरे को देखा और फिर तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन आरोन ने अपनी पलकें भी नहीं झपकी थी और थोड़ी देर में आइलैंड पे एक तेज धमाका हुआ था और सामने जहाज के सारे पुर्जे, सारे पार्ट्स इधर उधर उड़ गए थे। ब्लास्ट से सबने अपने कान बंद कर लिए थे, लेकिन आरोन के चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी जो हमेशा उसके चेहरे पर होती थी। आरोन ने अपनी गर्दन तिरछी करके उन शिप्स को देखा और अपना लाइटर पानी में डाल के अपने मेंशन की तरफ बढ़ गया। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट दबी हुई थी और उसके चेहरे पर वही दिल जलाने वाली मुस्कान थी। राघव गुस्से में रोहेल को देखते हुए बोला, यार ये आदमी मुझे सटका हुआ लगता है, तुझे ऐसा नहीं लगता? रोहेल बड़े आराम से राघव को घूर के बोला, हमारी वायलेट गैंग का हर एक मेंबर साइको है, यहाँ तक कि तू भी। और आरोन की तो बात ही मत कर, वो तो दिन पे दिन और ज्यादा क्रूर और एग्रेसिव हो रहा है। राघव अपनी गन से अपने सर को खुजलाते हुए बोला, यार वैसे साइमन ने बड़ी हिम्मत का काम किया है। उसको नहीं पता था उसने शेर के साथ गद्दारी की है, और शायद उसको इतनी आसान मौत इसलिए मिली है क्योंकि वो वायलेट डेविल्स का था। वरना अरुण राघव की बात पे राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और गहरी सांस लेकर बोला, और गहरी सांस लेकर राघव की तरफ देखते हुए बोला, मैं चला एंजॉय करने। वैसे भी अरुण का दिमाग गर्म है, मालूम नहीं किस पे फट पड़े। तू भी चल, कुछ एंजॉय ही कर लेंगे। रुहेल की बात पे राघव कुछ सोचने लगा था। राठौर पैलेस, क्यारा गहरी नींद सोई थी और उमा उसके बराबर में खाने का बाउल लेकर बैठी थी। उमा क्यारा का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, बेटी आंखें खोलो। उमा की आवाज पे क्यारा जल्दी से उठ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद थी। उमा सीरियस आवाज में क्यारा का हाथ पकड़ते हुए बोली, देखो क्यारा, मैं जानती हूँ आपने आज तक इस खिड़की से बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन बेटा आज आपकी माफी आपसे कुछ मांगना चाहती, आप दोगी ना? क्यारा ने कुछ सोचते हुए उमा को देखा और प्यार से बोली, माफी? आपके पास सब कुछ तो है, और क्या चाहिए आपको? उमा प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, क्यारा बेटा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें आज शाम पार्टी से पहले इस घर से निकलना है। अंजू तुम्हें मुंबई तक छोड़ देगी। वो तुम्हें मुंबई के एक बीच पे छोड़ेगी, वहां एक नीले रंग का जहाज होगा, तुम्हें उस पर चढ़ जाना है। सिर्फ इतना सा काम करना है मेरी बेटी, करोगी ना तुम? देखो क्यारा, वो जहाज तुम्हें वहां छोड़ेगा जहाँ वहां देखो क्यारा, वो जहाज तुम्हें जहाँ छोड़ेगा वहां तुम्हें मेरे जैसी एक औरत मिलेगी, वे भी बिल्कुल मेरे जैसी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हारी अपनी ही है। बस बेटा, तुम्हें आज शाम तक कैसे भी उस जहाज तक जाना है, वरना अगर आज तुम इस नर्क से नहीं निकली तो ठीक है,
मापी जैसा आप कहेगी मैं वैसा ही करूँगी, आप प्लीज़ रोइए मत, आप रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यारा उमा की बात बीच में काटते हुए बोली। क्यारा की बात पे उमा ने उसके सिर को चूम लिया और प्यार से बोली, मैं जानती थी मेरी क्यारा मुझे ज़रूर समझेगी, लेकिन अभी एक आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ? आवाज़ सुनकर दोनों का दिल पूरी तरह धड़कने लगा था और उमा की आंखें बंद हो गई थी। सामने खड़ी औरत बड़ी ही शिद्दत से दोनों को घूर रही थी। दोनों ने आवाज़ की दिशा में देखा तो सामने ही रीमा बड़े गुस्से से दोनों को घूर रही थी। रीमा को देख के उमा जल्दी से बोली, बड़ी मालकिन आप यहाँ, मुझे बता देती मैं ही आ जाती। आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? रीमा अपनी आंखें तिरछी करके क्यारा को घूरते हुए बोली, क्यों? मुझे आने की ज़रूरत क्यों नहीं थी? आजकल तुम ज़्यादा ही बोलने लगी हो उमा, और क्या बातें कर रही थी तुम? रीमा गुस्से से बोली। उमा अब समझ गई थी रीमा ने कुछ नहीं सुना, इसलिए उमा अब अपनी जब आवाज़ नॉर्मल रखते हुए बोली, नॉर्मल रखते हुए धीरे से बोली, नहीं कुछ भी नहीं, बस इसको समझा रही थी कैसे साइन करना है। आप बताइए, कुछ काम था आपको? रीमा अपने साथ लाया ड्रेस क्यारा के आगे फेंकते हुए बोली, ये इसको पहना देना, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आऊँगी, तब तक मुझे ये भी तैयार मिलनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, मैंने वकील को बुलवा लिया है, वह बस इस लड़की को साइन करने हैं, और तुमको इसको एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करा देना, कहीं वहाँ पेन उल्टी सीधी चला दे। रीमा की बात पे उमा जल्दी से रीमा से ड्रेस लेते हुए क्यारा को देखने लगी थी। थोड़ी देर बाद रीमा दोनों को घूरने के बाद चली गई थी। रीमा के जाते ही क्यारा जल्दी से ड्रेस को खोलकर देखने लगी थी, क्योंकि आज तक क्यारा ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े देखे थे, और वे भी तब तक उसके जिस्म पर रहते थे जब तक वे अच्छे से गंदे नहीं हो जाते थे, और जब वे गंदे हो जाते तब उमा या कोई और उन कपड़ों को धोकर वापस क्यारा को दे देता था। आज क्यारा ने इतने सालों बाद कोई अच्छा ड्रेस देखा था। ये एक वाइट कलर का गाउन था जो काफ़ी फ्लफी था। गाउन में कोई स्लीव नहीं थी और गाउन की खूबसूरती ये बयान कर रही थी पहनने वालों ने इसको ज़्यादा नहीं पहना। ये गाउन रायमा का था, क्योंकि रीमा क्यारा पे एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए रायमा का पुराना गाउन लाके क्यारा को दे दिया था। गाउन के साथ सैंडल और कुछ ज्वेलरी भी थी। आज रीमा क्यारा को तैयार करके ये साबित करना चाहती थी उसने क्यारा का कितना ख्याल रखा है। रीमा के जाने के बाद उमा ने प्यार से क्यारा के सर पर हाथ फेरा और धीरे से उसको वॉशरूम में ले जाते हुए बोली, बेटे आज से आपको अपना ख्याल खुद रखना है। हमें नहीं पता हम आपको वापस देख भी पाएंगे या नहीं। आज शायद हम अपनी बच्ची को आखिरी बार देख रहे हैं, जैसे एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है उसको सजा के संवार के, वैसे ही आज हम आपको इस नर्क से निकाल लेंगे। ये सब उमा ने अपने दिल में कहा था। थोड़ी देर बाद उमा ने क्यारा को अच्छे से तैयार कर दिया था। आज इतने दिनों बाद क्यारा सच में क्यारा ही लग रही थी, वरना हमेशा से उसका हुलिया बहुत ही अजीब रहता था। उसके बाल बेहद खराब रहते थे और उसका चेहरा जिसको धुले हुए कई दिन बीत जाते थे, लेकिन आज क्यारा का गोरा बदन किसी सोने की तरह चमक रहा था। ऊपर से उसकी वो ड्रेस जिसमें वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी अवाकाडो ग्रीन आईज जो दुनिया जहां के मासूम में समेटे हुए थे, क्यारा के पिंक लिप्स और भी खूबसूरत लग रहे थे। उमा ने प्यार से क्यारा के सर को चूम लिया और उसके ब्राउन बालों को खोल के हल्के हल्के सुलझाने लगी। क्यारा के बाल बेहद खूबसूरत थे, उसके बाल उसकी कमर तक झूलते रहते थे। उमा ने क्यारा के ब्राउन बालों को दोनों साइड से उठाकर उसको क्रेचेस से बांध दिया था। अब क्यारा बिल्कुल तैयार थी, बिना मेकअप के ही वो कहर ढा रही थी। उमा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था आज क्यारा के आगे पूरे महल की लड़कियां कम थी। वे बिना मेकअप के भी बगैर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी ये खूबसूरती उमा को खटक रही थी, क्योंकि क्यारा अभी बाहर जाने वाली थी, और अगर वे इस हालत में बाहर जाती तो आधी दुनिया उसको नोचने को काफ़ी थी। उमा के दिमाग में कुछ आया और उसने एक बड़ी सी चादर क्यारा को दे दी। क्यारा ने हैरानी से उमा को देखा तो उमा जल्दी से उस चादर को क्यारा पे लपेटते हुए बोली, मापी की बात मानोगी ना? तुम्हें अपनी मापी पे यकीन है ना? उमा की बात पे क्यारा ने जल्दी से अपनी गर्दन हिला दी तो उमा उसको मास्क देते हुए प्यार से बोली, इसको तब तक मत हटाना जब तक तुम अपनी जगह पे ना पहुंच जाओ, समझी तुम? अब चाची आती होगी, चलो मेरे साथ। उमा की आंखों में आंसू थे। वो आज क्यारा से जी भर के बातें करना चाहती थी, क्योंकि आज के बाद उसको उम्मीद नहीं थी वे क्यारा से मिल पाती या नहीं, लेकिन रीमा के आने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे और इन चंद मिनटों में उसको कैसे भी अपनी क्यारा को इस नर्क से बाहर निकालना था। उमा ने सब तैयारी कर ली थी। वह परसों से यहाँ काम करती थी, इसलिए उसको महल का खुफिया रास्ता भी पता था, जो कि खुद रीमा और राजीव को भी नहीं पता था। रीमा जल्दी से उस सुरंग से महल के बाहर पहुंच गई थी। क्यारा किसी पागल की तरह आंखें फाड़ के सब देख रही थी। क्यारा जल्दी से उमा को पकड़ते हुए बोली, मापी ये दुनिया है क्या? दुनिया इतनी बड़ी होती है? आपने तो कहा था सिर्फ दुनिया मेरी खिड़की में दिखती है, लेकिन यहाँ तो यह कमरे से भी बड़ी है। मापी बताओ ना, ये दुनिया है, इसको दुनिया कहते हैं? मापी क्यारा लगातार सवाल कर रही थी, लेकिन फिलहाल उमा का दिमाग उसके किसी सवाल पे नहीं था। उमा ने अंजू को देखा जो अपने सर पे दुपट्टा लपेटे
खड़ी थी। उमा ने क्यारा का हाथ अंजू के हाथ में दिया और धीरे से बोली, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ। उसको उस नीले जहाज में बैठाए बिना वापस मत आना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। बस मेरी क्यारा को सही सलामत ले जाना। उमा की बात पे अंजू जल्दी से उमा का हाथ पकड़ते हुए बोली, कैसी बातें करती हो दीदी, आप अगर मुझे जान देने को भी कहोगी कि एक हंसी खुशी दे दूंगी। बहुत एहसान किए हैं आपने मुझ पर दीदी, आप फिक्र मत करिए। इस बच्ची को उस जहाज में बैठाए बिना ये अंजू वापस नहीं आएगी। अंजू की बात पर उमा ने मुस्कुरा के क्यारा को देखा, जो कि अपनी अवागैडो ग्रीन आई से टुकुर टुकुर दोनों को देख रही थी। उमा से अब कंट्रोल नहीं हुआ था और वे क्यारा के गले लग के रोने लगी थी। क्यारा, जो कि उमा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, वे भी रोने लगी थी, क्योंकि एक उमा ही तो थी जो उसकी सब कुछ थी। उसकी अब उसकी अपनी उसकी माँ भी, और आज उसकी माँ भी रो रही थी। वे भला कैसे चुप रहती। उमा धैर्य से क्यारा से अलग हुई और उसको एक बॉक्स देते हुए बोली, इसको अपनी मंजिल पे जाकर खोलना। इसमें कुछ चीजें हैं, उनको देख के तुम्हें सब पता चल जाएगा, तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। इतना कह के उमा ने क्यारा के गले में एक छोटी सी चेन डाल दी, जिसमें एक खूबसूरत सा पेंडेंट था। क्यारा बस उमा को देख रही थी। उमा ने टाइम देखा तो उमा के आने में 5 मिनट थे। उमा जल्दी से क्यारा का हाथ अंजू के हाथों में देते हुए बोली, ले जाओ इसको बहुत दूर, यहाँ इस बुराई का साया भी मेरी क्यारा पड़ना पड़े, बस हो तो खुशियाँ और कुछ नहीं। इतना कहकर उमा पीछे मुड़ गई थी, क्योंकि अब उसमें क्यारा को देखने की हिम्मत नहीं थी। अंजू भी उमा की हालत समझ गई थी, इसलिए क्यारा का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी में बैठाते हुए खुद उसके पास बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने सफर पर निकल गई थी। यहाँ से क्यारा की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। उमा ने एक बार मुड़ के दूर जाती गाड़ी को देखा और अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ के आसपास की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मालकिन, आज मैंने अपने नमक का फर्ज अदा कर दिया, आगे मेरी बच्ची को सही रास्ता दिखाना। इतना कहकर उमा फिर से खुद को नॉर्मल करके क्यारा के कमरे में चली गई थी। वहीं क्यारा बहुत खुश थी। उसको अभी उमा से बिछड़ने का इतना एहसास नहीं था, क्योंकि उसको तो आज दुनिया देखी थी। उसने आज दुनिया देखी थी। उसने आज दुनिया का अलग स्वरूप देखा था। आज तक जो दुनिया उसकी खिड़की तक समाती थी, आज वह दुनिया उसके महल से भी बड़ी थी। यही चीज क्यारा को एक्साइट कर रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर रही थी, लेकिन मास्क में सिर्फ उसकी एवोकाडो ग्रीन आइज नजर आ रही थी। स्काई आइलैंड, ब्लू मून क्लब, रुहेल और राघव ने विस्की की 5वीं बोतल खाली कर दी थी। ये क्लब आरोन वार्नर का ही था, जो उसने अपने लोगों के लिए बनवाया था, इसलिए सब यहीं पर आते थे। राघव सामने खड़ी रसियन लड़की को घूरते हुए बोला, यार ये लड़कियां बिना हर किसी को देख के फिसल जाती है। आजकल वह मासूमियत रही ही नहीं लड़कियों में। रुहेल, जिसकी लाइट ब्लू आई सामने खड़ी एक लड़की पे थी, जो कि शायद उनके साथ जबरदस्ती आई थी। वे धीरे से बोला, अबे साले, वो देख, तुझे वे मासूम नहीं लगती। रुहेल की बात पर राघव ने भी उस लड़की को देखा तो सच में वे लड़की सबसे अलग थी। उसका कलर हल्का डस्की था, लेकिन वे फिर भी खूबसूरत लग रही थी। रुहेल सब लड़कियों को एक तरफ करके धीरे से बोला, स्टॉप एंड लीव। रुहेल के कहते ही सब लड़कियां धीरे धीरे चली गई थी। अब सिर्फ वहां वे लड़की बची थी जिसको रुहेल ने रोका था। राघव रुहेल को देख के धीरे से बोला, चल भाई, तू एंजॉय कर, मैं तो चलता हूँ। इतना कह के राघव एक नजर उस लड़की को देख के चला गया था। अब यहाँ सिर्फ वो लड़की बची थी। रुहेल प्यार से उस लड़की को अपनी तरफ बुलाते हुए बोला, कम हियर। रुहेल की बात पे वह लड़की किसी रोबोट की तरह रुहेल के पास आ गई थी। रुहेल उसको गोद में बैठाते हुए प्यार से बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम यहाँ जबरदस्ती आई हो? लड़की जल्दी से अपनी गर्दन नहीं में हिलाने लगी थी। तब फिर से रुहेल उसके बाल पीछे करके उसकी गर्दन में अपनी उंगली फिराते हुए बोला, आई वांट माई आंसर सनशाइन। रुहेल की आवाज़ सुन रुहेल की आवाज़ इतनी ज़्यादा सिडक्टिव थी, वो लड़की एक पल को खुद का कंट्रोल खोने लगी थी। लेकिन तभी वह लड़की जल्दी से खुद को शांत करते हुए बोली, प्लीज लीव माई हैंड सर। लड़की की आवाज़ पर रुहेल तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सी वाट आई सेड, तुम यहाँ जबरदस्ती लाई गई हो। रुहेल की बात पर लड़की की सांसें तेज तेज चलने लगी थी। लड़की जल्दी से रुहेल की तरफ चेहरा करके बोली, प्लीज सर, आई नो आप वायलेट डेविल्स के मेंबर हैं, लेकिन आप ये बात किसी से मत कहिए। मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा है, खासकर प्रेसिडेंट से, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, प्लीज सर। लड़की की बात पे रुहेल उसकी कमर पे अपनी उंगली फिराते हुए बोला, तो तुम कोई जासूस हो? रुहेल की बात पे लड़की का चेहरा डर से सफेद हो गया था, लेकिन रुहेल के चेहरे पर एक अजीब स्माइल थी। रुहेल धीरे से बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? तुम्हें लगा था तुम यहाँ आके पकड़े नहीं जाओगी? जैसे जैसे रुहेल बोल रहा था, लड़की का चेहरा डर से और ज्यादा सफेद हो रहा था। रुहेल की बात पे लड़की जल्दी से घबराहट से रुहेल को देखते हुए कुछ सोचने लगी थी, लेकिन फिर रुहेल सिर्फ लड़की को घूर रहा था। रुहेल को घूरते देख लड़की धीरे से बोली, सर, जहाँ से ये सब आई है मैं भी वहीं से आई हूँ, फर्क बस इतना है, ये अपनी मर्जी से आई है और मैं जबरदस्ती। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन अफसोस मेरे पास पैसे कमाने का भी कोई साधन नहीं था, और फिर पैसों के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुहेल लड़की की बात बड़े ही गौर से सुन रहा था। जब अचानक ही लड़की रुकी तो रुहेल उसके बालों में अपनी उंगली उलझाते हुए बोला, तो तुम्हें लगा तुम्हारा मास्टर तुम्हें कोई काम देगा, लेकिन फिर उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया एक नाचने वाली बना के, है ना? रुहेल की बात पे लड़की जल्दी से बोली, पर आपको कैसे पता सर? रुहेल लड़की की बात पे उसको घूरते हुए बोला, यहाँ आने वाले परिंदे के भी पंख गिने जाते हैं और तुम तो इंसान हो। रुहेल की बात पर लड़की फिर से नीचे देखने लगी थी।
लड़की को नीचे देखता पाकर रुहेल धीरे से उसकी गर्दन को स्निफ करते हुए प्यार से बोला, अब तुम्हें लग रहा होगा अगर मुझे सब पता था तो मैं क्यों डरा क्यों रहा हूँ? रुहेल की बात पर लड़की ने फिर ऊपर देखा और धीरे से बोला, आई एम सॉरी सर, पर आप प्लीज प्रेसिडेंट से कुछ मत कहना। लड़की की बात पर रुहेल ने फिर से लड़की को देखा और कुछ देर तक उसको अपनी आंखों में बसा के वापस चला गया था। लड़की सिर्फ रुहेल को जाता हुआ देख रही थी क्योंकि अब उसको नहीं पता था वायलट डेविल्स क्या करने वाले हैं। मुंबई शाम के 5 बज रहे थे। चारों तरफ झिलमिल करता मुंबई एक अलग सी रोशनी बिखेर रहा था। हर तरफ रंगी बिरंगी लाइटें नजर आ रही थी। उसके बीच एक छोटी सी गाड़ी हाईवे पर दौड़ती हुई बीच की तरफ जा रही थी। उस गाड़ी में बैठी क्यारा, जिसकी आंखें आज अलग ही खुशी से चमक रही थी, बार बार अपनी आंखें झपका के बाहर देख रही थी। साइड में बैठी अंजू उसको सब कुछ बता रही थी। अंजू जानती थी अब तक क्यारा को ढूंढने के लिए पूरी दिल्ली लग चुकी होगी, लेकिन उमा सब कुछ बहुत अच्छे से जानती थी। उसने सब सोच समझ के प्लान किया था। जहाँ से उमा ने अंजू को निकाला था वहाँ ना तो कैमरा था और ना ही कोई सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ ये सुरंग बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में बनवाई गई थी और घर के कुछ चुनिंदा लोग ही इस सुरंग के बारे में जानते थे, जो कि अब जिंदा भी नहीं थे और अब सिर्फ उमा भी थी जो यहाँ के बारे में जानती थी। क्यारा का कोई भी फोटो नहीं था क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसको तहखाने से बाहर आने ही नहीं दिया गया था। और आज अचानक से जब उसने अपने सामने इतना कुछ देखा था तो क्यारा समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या देखे क्या छोड़े, क्योंकि आज से पहले इतना सब उसने जिंदगी में भी नहीं देखा था। वहीं अंजू जबरदस्ती क्यारा को कंट्रोल कर रही थी। क्यारा का एक हाथ अंजू के हाथों में था, क्योंकि अगर अंजू क्यारा के हाथ पर जरा सी भी ढील देती तभी क्यारा बाहर की तरफ भागती थी, क्योंकि आज पहली बार वह यह दुनिया देख रही थी और उसके लिए सब अलग सा था। क्यारा के चेहरे पर मास्क था जिससे सिर्फ उसकी अवागेडो ग्रीन आइज दिख रही थी। अंजू बार बार चारों तरफ देख रही थी क्योंकि उसको पता था पूरा दिन हो गया है और अब यह खबर मुंबई भी पहुंच ही गई होगी, इसलिए अंजू कैसे भी करके बीच में पहुंचना चाहती थी। फिलहाल उसको अपनी जान की फिक्र नहीं थी, सिर्फ फिक्र थी तो क्यारा की, क्योंकि वह जानती थी उमा ने जिसकी इतनी जिम्मेदारी उसको दी है वह कोई आम सी तो लड़की हो ही नहीं सकती। इसलिए अंजू की नजर चारों तरफ घूम रही थी। थोड़ी देर बाद अंजू और क्यारा बीच पर खड़ी थी और क्यारा अभी भी चारों तरफ देख रही थी। अंजू क्यारा के दिल का हाल समझ रही थी, इसलिए वह बार बार क्यारा को शांत रहने का इशारा कर रही थी। जिस टाइम उमा ने बताया था उससे आधा घंटा ज्यादा हो चुका था, लेकिन अब तक कोई भी जहाज नहीं आया था। क्या उमा को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उमा एक समझदार औरत थी और वह क्यारा के लिए कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती जिससे क्यारा की जान को खतरा हो। और फिर थोड़ी देर बाद अंजू को एक जहाज नजर आया जो कि थोड़ी दूर पर था। वो नीला जहाज था जिस पे विंग्स बनी हुई थी। अंजू के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। अंजू की नजर अचानक ही क्यारा के ठीक पीछे पड़ी जहाँ पुलिस खड़ी हुई थी। अंजू की धड़कनें अचानक तेज हो गई थी। उसने जल्दी से क्यारा का हाथ पकड़ा और जल्दी से जहाज की तरफ ले जाते हुए बोली, क्यारा जाके उस जहाज पे किसी भी कोने में छुप जाओ और जहाँ वे जहाज रुकेगा तभी बाहर आना, उससे पहले बाहर आने की जरूरत नहीं। समझ आया? अंजू की बात पर क्यारा ने कोई सवाल नहीं किया और अपने मुस्कुराते चेहरे को जहाज के अंदर जाकर छुप गई। ये जहाज शायद कुछ ज़्यादा ही अलग था, इसलिए इसके पास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से जहाज में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। जहाज बिल्कुल खाली पड़ा था। अंजू को ये बात अजीब लगी थी, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि पुलिस को देख के उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अंजू ने एक बार फिर चारों तरफ देखा तो क्यारा जहाज में जाकर छुप चुकी थी। अंजू ने गहरी सांस ली और वहां से चुपचाप निकल गई। अंजू के जाने के बाद बीच पर एक और जहाज आकर रुका था जिसका रंग भी नीला था। उस जहाज को देखते ही काफी सारे लोग उसमें चढ़ने लगे थे, लेकिन पुलिस ने सबको रोक दिया था और पहले जहाज की तलाशी ली, लेकिन उनको कहीं भी कुछ नहीं मिला था। और फिर अचानक ही उनकी नज़र सामने पड़ी जहाँ वे विंग्स वाला नीला जहाज खड़ा हुआ था। एक कांस्टेबल जल्दी से पुलिस ऑफिसर को देखते हुए बोला, सर एक बार उस जहाज को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता वहाँ वो लड़की मिल जाए। कांस्टेबल की बात पर पुलिस ऑफिसर जल्दी से बोले, दिमाग खराब है तुम्हारा? उस जहाज पर विंग्स देख रहे हो? मतलब ये किसी बड़े आदमी का जहाज है जो किसी काम से यहाँ से निकल रहा है और तुम्हें नहीं लगता इसको रोक के हमें अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है? पुलिस ऑफिसर की बात पर कांस्टेबल चुप हो गया था और हर जगह छानने के बाद भी उन्हें क्यारा का पता दूर दूर तक नहीं चला था। वहीं अब वह नीला विंग्स वाला जहाज आगे बढ़ने लगा था और जहाज में बैठी क्यारा के दिल में गुदगुदी उठ रही थी। उसको सब बहुत अजीब लग रहा था। जहाज में बैठे सब आदमियों ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर भी मास्क लगे हुए थे। वहीं लड़कियों ने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उनके चेहरे पर भी मास्क लगे हुए थे। लेकिन जहाँ क्यारा थी वहाँ जहाज का सबसे पीछे वाला हिस्सा था, इसलिए यहाँ कोई नहीं आया था। जब क्यारा को आसपास शांति का एहसास होने लगा तब उसने हल्की सी आंखें खोल के ऊपर देखा तो दूर से दूर तक सिर्फ नीला समंदर नजर आ रहा था। क्यारा की आंखें हैरानी और डर से फैल गई थी, उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने मुंह पे अपने दोनों हाथ रख के खुद को शांत कर लिया था, क्योंकि उसकी मापी ने कहा था उसको कुछ भी नहीं बोलना है जब तक वह उस औरत से नहीं मिलेगी, उसको चुप रहना था।
वही अब क्यारा बड़े गौर से समंदर को देख रही थी, दूर दूर तक फैला नीला समंदर और सामने डूबता सूरज एक अलग ही खूबसूरती बिखेर रहा था। क्यारा की अवाकाडो ग्रीन आइज में सामने सूरज की हल्की हल्की शेडो दिख रही थी। क्यारा के लिए यह सब सुनहरा सपने जैसा था जिसको वह हमेशा देखना चाहती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, वरना उसकी टीचर हमेशा उसको पढ़ते हुए बताती थी। समुद्र जैसा कुछ होता है, वे इतना गहरा और नीला है जिसका पता किसी को भी नहीं है। क्यारा अपने मन में कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, इसका मतलब मैम सही कहती थी और मापी भी सच कहती थी। मतलब सच में ये समुद्र होता है और ये गहरा भी होता है और मैं इसमें गिर गई तो नहीं। क्यारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपनी ड्रेस को पकड़ लिया था, क्योंकि जब भी उसको डर लगता था वे हमेशा ही अपनी ड्रेस पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती थी। और अभी भी उसको जो समुंदर इतना खूबसूरत लग रहा था, अब वे समुंदर उसको डरा रहा था। क्यारा ने अपनी चादर ली और उसको अपने सर पर लपेट के नीचे बैठ गई, क्योंकि अब उसको डर लग रहा था कहीं वह समुंदर में ना गिर जाए। इसलिए उसने चुप बैठने में ही अपनी भलाई जानी थी। और फिर ना जाने कब शाम रात में बदल गई थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था। अब उसमें चारों तरफ नीला समुद्र काला हो चुका था, लेकिन क्यारा गहरी नींद सो रही थी। स्काई आइलैंड। आरोन अपना लाइटर अपने हाथों में घुमा रहा था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो कि किसी को नहीं पता था। सामने बैठा आर्यन एक फाइल उसके सामने करते हुए बोला, आरोन, हमारी पेरिस वाली कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी सही चल रहा है, लेकिन लंदन में पिछले एक हफ्ते से हमारी कंपनी में कुछ गिरावट आई है। आरोन ने अपना लाइटर टेबल पे रखा और आर्यन को देखते हुए बोला, इसमें कुछ नया है? आरोन की बात का मतलब समझते हुए आर्यन जल्दी से बोला, मतलब? आरोन अपनी सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाते हुए बोला, मतलब ही समझने में रह जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? आर्यन की बात पर आर्यन जल्दी से बोला, आर्यन तुम कहना क्या चाहते हो? तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आर्यन अपनी नजरें नीचे करे हुए बोला। तो आर्यन ने अपनी गहरी और ठंडी नजर आर्यन पर डाली और अपनी सिगरेट लेकर बालकनी में जाते हुए बोला, मुंबई से कोई शिप आ रहा है? आर्यन की बात पर आर्यन कुछ याद करते हुए बोला, हाँ आ रहा है, ब्लू विंग्स के मेंबर आ रहे हैं। लेकिन आर्यन वे को कौन लेके आ रहे हैं? आर्यन की बात पे आर्यन ने सिगरेट नीचे फेंकी और आर्यन की आंखों में देखते हुए बोला, रियली नॉट रियली। आर्यन की बात पे आर्यन जल्द से बोला, आर्यन तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन की बात पे आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, आई थिंक यू शुड लिव वायलेट डेविल गैंग्स। आर्यन की बात पे आर्यन ने जल्दी से अपनी नजर उठा के आर्यन को देखा और थोड़ा कंफ्यूजन से बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? आर्यन साफ साफ तो कहो। पूरे वायलेट डेविल्स गैंग में एक आर्यन ही था जिसकी बात आर्यन सुन लेता था और जो आर्यन के सामने बोल पाता था, वरना इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। आर्यन की बात पर आर्यन अपनी गन को निकालते हुए बोला, जो सिर्फ सुबह हमारे एरिया में आएगा वे किसी ब्लू विंग्स मेंबर गैंग का नहीं है। वे घुसपैठिए हैं जो कि अटलांटिस के अंडर काम करते हैं और कुल सुबह यहाँ आकर हमारे आइलैंड को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। ये सब कहते हुए आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी जो कि आर्यन को भी डरा रही थी। आर्यन धीरे से बोला, आर्यन मुझे लगता है हमें वहीं उनको खत्म कर देना चाहिए। यहाँ आने का इंतजार किस लिए कर रहे हैं हम? आर्यन की बात पे आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, इस बार उन्होंने यहाँ आने के लिए लॉजिक लगाया है तो क्यों ना उनकी सजा भी अब अलग तरीके की होनी चाहिए। इतना कहकर आर्यन ने फिर से अपनी सिगरेट सुलगा ली थी और आर्यन अब आने वाली सुबह का इंतजार कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।